Assalamu alaikum. Hope you are able to find the next topic is NMR chemical shift. हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू केमिकल शिफ्ट कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। अब NMR के अंदर केमिकल शिफ्ट किस तरह से मूव करती है उसके अंदर जो है वो आज देखते हैं। इन मॉलिक्यूल्स द न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो न्यूक्लियस हैं उनके अंदर स्क्रीन किया जाता है उनको इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कैसे? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस अंदर मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड पर मौजूद होते हैं। सो द इफेक्टिव फील्ड एट द न्यूक्लियस इज, अब इफेक्टिव फील्ड जो होगी न्यूक्लियस के तक पहुंचने वाली कौन सी होगी? जाहिर है वो आपकी टोटल में से माइनस होगी, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की है उसको जो है माइनस किया जाता है। B effective is equal to B zero into 1 minus summation, that is the shielding constant. The shielding constant has two terms. अब ये shielding constant किस तरह से है? ये diamagnetic और paramagnetic दो तरह से होती है। अब diamagnetic जो होगी that will be the electron distribution in the ground state. जो ground state की होगी आपकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वो आपकी उसके ऊपर ये डायमैग्नेटिक जो है वो डिपेंड करती है। और जो पैरामैग्नेटिक है वो आपकी एक्साइटेड स्टेट की डिपेंड करती है बट क्या है इसके अंदर एक चीज़ फ़र्क आती है। एक्साइटेशन स्टेट में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। उसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए। अब आपके यहाँ पर जो shielding constant P के साथ है depends on excited state as well. It is zero for electrons in s orbital. This is why the proton shift is dominated by the diamagnetic term. इसलिए proton shift जो है वो diamagnetic term के साथ से किया जाता है indicate, but heavier nuclei are dominated by the paramagnetic term. लेकिन जो heavier nucleus होंगे उनको जो है paramagnetic term के साथ उनके डोमिनेंसी शो की जाती है। अब स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। स्पिन स्पिन कपलिंग या स्केलर कपलिंग क्या है? ये आपकी फर्मी कांटेक्ट इंटरेक्शन की वजह से होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल ऑफ वन न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द बाउंडेड न्यूक्लियस। अब क्या है कि आपके पास यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको दो तरह के एरोज नजर आ रहे हैं। कुछ एरोज बोल्ड है, ये जिस तरह ये वाला और ये वाला बोल्ड है, इसी तरह ये पिंक में दो ये बोल्ड हैं। और जो दूसरे दो हैं दो आर लाइट फेस्ड एरोज आप कह लो उन्हें, या आप उन्हें जो है नॉर्मल एरोज कह लो, वो बोल्ड नहीं है। ये बोल्ड फेस एरोज जो हैं ये आपके न्यूक्लियर स्पिन्स को शो कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन्स को। और जो लाइट फेस है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ये न्यूक्लियस के लिए शो किए जा रहे हैं। अब इसके अंदर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो डिक्टेट करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एक ऑर्बिटल के वो एंटी पैरेलल स्पिन होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखो कि यहाँ पर एक इधर और दूसरे की स्पिन ऑपोजिट शो की गई है इन बोथ केसेस। ठीक है, अब इसके अंदर ये दो एनर्जी स्टेट्स दिखाई हुई है, एक नॉर्मल है और एक आपकी वो उसकी है एक्साइटेड स्टेट है। जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो ब्लू एंड ग्रीन रेड था, इसी तरह ब्लू एंड पिंक इंडिकेट किया गया है ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। इसकी ये आपकी जो है इसकी वजह से स्पिन कपलिंग जो है वो जनरेट होती है बिकॉज न्यूक्लियस हैज़ इट्स ओन स्पिन और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी एक स्पिन होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो एक एटम है उसके अंदर भी स्पिन दो स्पिन सिस्टम जो है वो मौजूद होते हैं। स्पिन स्पिन और स्केलर कपलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ Fermi contact interaction between electrons in the s orbital of one nucleus and the nuclear spin of a bounded nucleus. सबसे पहले किस चीज़ के हैं? एस ऑर्बिटल के लैब के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन के साथ, और ये इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? दूसरे एटम के न्यूक्लियर स्पिन के साथ। दूसरे एटम की जो न्यूक्लियर स्पिन है न्यूक्लियस की वजह से उसके साथ ये शो करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ओवरलैप। जितने ही आपके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे होंगे, जाहिर है अब आपके जो है वो एक ही के पास तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दूसरा बॉन्डेड जो न्यूक्लियस है उसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जितने आपके इलेक्ट्रॉन के वो आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उसकी वजह से इसकी मैग्नीट्यूड जो है बढ़ती चली जाएगी। द एस करेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स रिलाइज हेवीली ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व। जो आपका एस करेक्टर है ऑर्बिटल्स का, उसकी यानी कि एस जो है एस ऑर्बिटल जो है वो आपकी क्या है
कि वो आपके हेवली रिलाई करते हैं कि हिब्रिडाइजेशन जो है वो किस किस्म की हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर sp3 की हिब्रिडाइजेशन 140 हर्ट्ज पे आ रही है और sp2 की जो हिब्रिडाइजेशन है दैट विल इज इंडिकेटिंग 160 हर्ट्ज एवर आपकी बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ दिखाया है sp2 के साथ। नेक्स्ट इज NMR कंसेप्ट, स्पिन स्पिन कपलिंग, वही आपका फर्दर जो है उसको उन्होंने किया है। न्यूक्लियाई इज अ मॉलिक्यूल इन अ मॉलिक्यूल आर अफेक्टेड बाय स्पिन सिस्टम्स ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस जो है मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एक न्यूक्लियस जो है वो नेबरिंग न्यूक्लियाई के स्पिन सिस्टम्स की वजह से इफेक्ट करते हैं। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई अप टू 3 बॉन्ड लेंथ्स अवे एंड इज टर्म स्पिन स्पिन कपलिंग और जे कपलिंग। अब ये जो इफेक्ट है कि आपका नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के इफेक्ट के साथ है, और ये आपका इफेक्ट जो है दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई अप टू 3 बॉन्ड लेंथ, 3 बॉन्ड लेंथ के तक ये आपका नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई को के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है और इसको स्पिन स्पिन कपलिंग या जे कपलिंग कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले उसने क्या है, यहाँ पर सिग्नल ऑफ एज दिखाया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर एच ए यील्ड्स अ सिंगल लाइन विदाउट एच बी, एच बी के बगैर वो एक सिंगल लाइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ये आपका ये बेसिक मॉलिक्यूल है जिसके साथ उसने दिखाया हुआ है कि 2 कार्बन मौजूद हैं, एच वन है, एच ए है और एच बी है, ठीक है। इनके अंदर स्पिन कपलिंग किस तरह से हो सकती है। अब इसके अंदर जो है ये आपके ये नॉर्मल है और यहाँ पर ये 2 साइड्स दिखाई हुई हैं। अब यहाँ पर ये हायर भी है और ये लोअर भी है। यहाँ पर अब इसके आपके क्या है कि आपके हायर वी में आप देख सकते हो कि ये आपका जो है इसकी फोर्स फील्ड ऊपर की तरफ को है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। एच ए अलाइंड विद बी नॉट री इनफोर्सेस बी नॉट, जैसे ही इसको बी नॉट के साथ अलाइन हो जाता है या बी नॉट की ही साइड इसकी यानी कि इसकी स्पिन डायरेक्शन और बी नॉट की स्पिन डायरेक्शन जो है वो अगर एक ही हो जाए तो उसकी वजह से ये री इनफोर्स कर देता है या उसको बढ़ा देता है। जबकि एच बी क्या है कि ये आपके अगेंस्ट है बी नॉट के अगेंस्ट इसकी अलाइनमेंट हो गई है या इसको उसका उसकी डायरेक्शन उसके अगेंस्ट है, तो क्या होगा, डिमिनिशेस बी नॉट, उसकी वजह से आपके जो बी नॉट की जो आ रही है वो कैंसल आउट हो जाती है। अब यहाँ पे इसका V02 और V01 की फ्रीक्वेंसीज दिखाई हुई है कि J12 में किस तरह से ये आपके J12 किस तरह से मूव करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पिन स्पिन कपलिंग में आगे उन्होंने CH3 CH Cl2 के बारे में जो है उसकी सारी क्लियर की है, ये आप रहने दो बिकॉज हम लोगों को प्रोटीन से रिलेटेड करनी है, वो आगे है। अब अब इसी को वो उन्होंने जो ये पीछे शो किया हुआ था इसी को आगे उसने एक और एग्जांपल के साथ जो है वो किया है। यहाँ पर उसने कपलिंग भी जो है वो 0 प्रोटॉन के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 4 के साथ उसने शो किए हैं। इससे क्या है कि आपके वही N1+1 रूट को इंडिकेट करता है। तो ये इंटीग्रेशन क्या है कि आपके ये जो पीछे स्पिन स्पिन कपलिंग के हैं ये आप लोग छोड़ दोगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को नहीं समझ आएगी। आप लोग NMR कंसेप्ट में इंटीग्रेशन पे आ जाओ कि इंटीग्रेशन क्या होती है। केमिकल शिफ्ट मल्टीप्लिसिटी एंड इंटीग्रेशन। अब मल्टीप्लिसिटी क्या है कि आपकी जैसे जैसे केमिकल शिफ्ट डिफर कर जाती है इसी तरह आपके जो है वो आपका सिग्नल जो है वो मल्टीप्लाई करता है या वो इंडिकेशन उसकी जो है वो हायर पीक के साथ होने लग जाती है। अब केमिकल शिफ्ट इज 1.2 तो वो आपकी मल्टीप्लिसिटी उसकी ट्रिपलेट होगी, आपकी ट्रिपल टाइम वो आपकी पीक को इंडिकेट करता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ लाइंस जो है उसमें 3 हो जाएंगी। 2.6 के अंदर क्वार्टेट है, क्वार्टेट मल्टीप्लिसिटी और इंटीग्रेशन की जो लाइंस है वो 2 है और 7.2 के साथ आपकी सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी और इंटीग्रेशन ऑफ लाइंस आर 5। पीपी ये जो आपका है केमिकल शिफ्ट इसकी यहाँ पर इसका उसने वो दिया हुआ है, ये आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, दैट इज PPM।
अब उसने C13 का NMR के बारे में जो है वो आगे डिस्कस किया है कि C13 क्या है। C13 हैज़ I इज इक्वल टू हाफ, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ पर ये ऑड होगा वो आपका I जो है वो हाफ हो जाएगा। इट्स नेचुरल अबंडेंस इज 1.1%। C13 sensitivity is only 1/5700 that of H1। H1 की निस्बत इसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 1/5700 है। C13 एक्सपेरिमेंट का हायर कंसंट्रेशन एंड मोर स्कैन्स पर टाइम, ये आपके ज़्यादा डिफिकल्ट है। S/N इंक्रीजेज विद स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ स्कैन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्कैन्स बढ़ते जाएंगे इसी तरह आपका S/N जो है वो इसके अंदर इंक्रीज करता जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ, प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम भी शो किया गया है। अब इसके अंदर प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर प्रोटॉन के साथ और उसके हर एक इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कि आपका यहाँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है ये उसके बारे में इंडिकेशन दी हुई है। और आप यहाँ देख सकते हो प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम में जो है वो डीकपल्ड स्पेक्ट्रम में जो है वो इंफॉर्मेशन कम है। बेसिक कंसेप्ट NMR के जो है वो आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके इसी की स्लाइड नंबर 38 पर प्रोटीन्स के से रिलेटेड कि व्हाट आर प्रोटीन्स, और उसके बाद उनका आगे फर्दर जो है वो क्या है। ये आपका जो है यहाँ पर इन्होंने प्रोटीन दिखाई हुई है जिसके अंदर 3 रेजिड्यूज दिखाए हुए हैं, रेजिड्यू I-1 एंड रेजिड्यू I+1। I जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, व्हाटएवर दैट इज। और उसके बाद आगे 1 और 2 उसके साथ 1 प्लस और 1 माइनस 2 रेजिड्यूज दिखाए गए। अब इसके अंदर इसमें कार्बन अल्फा, ये आप देख सकते हो, ये मेन चेन में आपका नाइट्रोजन, कार्बन अल्फा और कार्बन। उसके बाद जो आपका उसका दूसरा है दैट इज उसमें कार्बन बीटा जो है वो ऊपर इंडिकेट किया हुआ है और नीचे वाली साइड पर एच अल्फा है। ठीक है, ये इंडिकेट्स के ये ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है सबके साथ। अब उसके बाद उसने नेक्स्ट में 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो शो किए हैं। अब उन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को अकॉर्डिंग टू देयर उसने प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर डिफरेंट जो है वो शो किया हुआ है। सबसे पहले हाइड्रोफोबिक है, देन आर हाइड्रोफिलिक, और उसके बाद नीचे फर्दर एम्फीपैथिक है। 3 कैटेगरीज उसने शो की है। तो यहाँ पर उसने इंडिकेट किया है कि किस किस आइटम को या किस तरह से उसने इंडिकेट किए हुए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज द कार्बन, देन ऑक्सीजन इन रेड, सल्फर इन येलो, नाइट्रोजन इन ब्लू। बॉन्ड टू फंक्शनल ग्रुप, आर का जो बॉन्ड है वो और तरह से इंडिकेट किया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड जो है ये मौजूद है, इसको इसने इस तरह से इंडिकेट किया है। फिर पार्शियल डबल बॉन्ड को किसी और तरीके से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट इज द सिंगल बॉन्ड को और तरह से इंडिकेट किया गया है। सबको यानी कि इंडिकेट करने का जो तरीका है उसने ऊपर बता दिया है। उसके बाद उसने सारों को आगे बताया है और आप देख सकते हो यहाँ पर ही उसने ग्लाइसिन शो कर दिया है। ये आपका क्या है, ये बेसिकली सिर्फ हाइड्रोजन है साइड पर। अब आप देखो कि यहाँ पर उसने जो है वो आपके पहले कार्बन बीटा शो किया था। ग्लाइसिन में चूंकि कार्बन बीटा होता ही नहीं है इसलिए उसने उसको साइड पर इंडिकेट कर दिया, बाकी सब में कार्बन बीटा मौजूद है। ठीक है, इसलिए उसने उनको अलहदा से शो किया। अब उसके बाद जो थी सीक्वेंस टू स्ट्रक्चर, यहाँ तक समझ आ गई होगी कि व्हाट इज 20 अमाइनो एसिड उसने क्यों इंडिकेट किए हैं और वो क्या शो कर रहे हैं और किस तरह से उसको रीड आउट करना है। नेक्स्ट जो है दैट इज सीक्वेंस टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले उसके अंदर जो सीक्वेंस है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है वो आपका क्या है, केमिकल शिफ्ट असाइनमेंट की जाती है, डिस्टेंस मेजरमेंट की जाती है, एनओई के नाम से है स्ट्रक्चर कैलकुलेशन, एंड देन स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ये केमिकल शिफ्ट है असाइनमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इसके अंदर जो है वो ग्राफ इंडिकेट किया गया और इस ग्राफ के साथ ये आपके पास डिफरेंट लाइंस शो की गई हैं। ये बेसिकली जो लाइंस हैं दीज आर इंडिकेटिंग पीक्स, कि यहाँ तक की जो पीक आ रही है वो आपके किस अमाइनो एसिड को इंडिकेट करेगी, जो इस जगह तक की पीक है वो किस अमाइनो एसिड को, और यहाँ की पीक किन किन अमाइनो एसिड्स को
इंडिकेट करेंगी, वो फर्दर उन्होंने शो किया हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ तक की पीक है दैट इज इंडिकेटिंग एमाइड ग्रुप की प्रेजेंस को वो शो करती है। ठीक है, जो नेक्स्ट पीक है दैट इज आपका यहाँ तक की जो पीक आ रही है वो आपके एरोमेटिक रिंग्स को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर ऐसे अमीनो एसिड मौजूद हैं जो कि एरोमेटिक रिंग के हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो ट्रिप्टोफेन, वो आपके लोअर पीक में आ रहा है और वो ट्रिप्टोफेन को इंडिकेट करता है। उसके बाद ये एच अल्फा यानी कि हाइड्रोजन, ये अल्फा इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अल्फा किस जगह पर मौजूद है। नेक्स्ट इज मिथाइलिन, मिथाइलेशन का जो प्रोसेस हुआ है, मिथाइलिन ऐड हुआ है, ये उसको इंडिकेट कर रही है ये पीक। और नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट कर रही है। दैट इज द डिफरेंस इन पीक। जितनी जैसी जैसी पीक होगी वो आपकी पीक इंडिकेट्स करती हैं कि कहाँ पर कौन सा अमाइनो ग्रुप या कौन सा किस तरह से मौजूद है। अब यहाँ पर आपके पास उन्होंने 2D NMR जो है वो दिखाया गया है कि उसकी एक डायमेंशन है और ये उसको डायमेंशन 2 के अंदर जब इंडिकेट किया गया है। फर्स्ट डायमेंशन जो है वो लीनियर थी और सेकंड डायमेंशन में जब उसे इंडिकेट किया गया है तो वो हमारे पास ग्राफ में इस फॉर्म में आया। और जब हम उसे 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो पीक्स इस किस्म की आती हैं जो कि ओरिजिनल पीक्स इस तरह की होंगी। और यहाँ से इनको फिर रीड आउट किया जाता है कि कौन से पीक्स जो है क्या इंडिकेट कर रही हैं। अब यहाँ पर 2D प्रोटीन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देर आर, यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट पीक्स हैं और यहाँ पर दरमियान में उनका वो शो हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीक जैसे ही खत्म हुई है, यहाँ पर आपका इसके बाद कोई रेजिड्यू या कोई स्ट्रक्चर इंडिकेट नहीं हो रहा। अब इसको रीड आउट करना जो है दैट इज डिफिकल्ट और उसके बाद उसको फिर उस तरह से किया जाता है। अब सबसे पहले 2D में H1N15 जो है उसको चेक किया गया है एन और एज के दरमियान जो मौजूद आपके इंटरेक्शंस हैं उसकी वजह से प्रेजेंट केमिकल शिफ्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर की गई है। C1 पीक एट इंटरसेक्शन ऑफ H एंड N और केमिकल शिफ्ट फॉर ईच अमाइनो ग्रुप रेजिड्यू एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन के अलावा ये सारे अमाइनो एसिड्स के केमिकल शिफ्ट्स को यहाँ पर रीड आउट करता है। ऑल्सो सीड साइड चेन NH2 ग्रुप्स और इसके साथ साथ NH2 ग्रुप के जो साइड चेन्स हैं उनको भी चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये उसने सेकंड ग्राफ इंडिकेट किया है। यहाँ पर भी आपके पास जो है ग्राफ जो था वो बेसिकली ये ग्राफ था, उसने उसको फर्दर जो है एलेबरेट करके दिखाया है कि वो किस तरह से शो होता है। ठीक है, अब ये भी आपके जो है वो आगे फर्दर जो है उसको उसने इंडिकेट किया है। यहाँ पर आपके देखो ये उसने एलानिन शो किए हैं इन पिंक कलर, ग्लाइसिन्स जो है वो यहाँ पर किस जगह पर आ रहे हैं ग्राफ में वो शो किए हैं। ये हिस्टडीन्स हैं, इसी तरह ये ग्लूटामिक एसिड्स हैं, ये ल्यूसीन्स हैं, ये सीरीन्स हैं। यानी कि ये आपके सारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनको फर्दर उन्होंने दो चार को आपको शो कर दिया है कि वो आपको रीड कैसे किया जाता है उनकी पीक्स की बेस के ऊपर फ्रॉम 2D टू 3D। अब ये 2D बन गया है, उसके बाद उसका 3D एक ग्राफ या उसकी 3D बनाई जाती है ताकि उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सके। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 2D के अंदर सिर्फ ये मौजूद था, अब 3D के अंदर उसको उसके बेसिकली 4 थे डिफरेंट और अब उसको जब पूरे को बनाया जाएगा इसका ये वाला जो है ये जो नीचे इंडिकेट किया गया है ये 2D फॉर्म है और उसको जब 3D में लिफ्ट किया गया है या रिजॉल्व किया गया है तो वो ये इस किस्म का ग्राफ आ रहा है जो कि हर तरह के उसको अमीनो एसिड को कवर करता है। उसके बाद यहाँ पर डायनेमिक है NMR की क्या है कि आपके स्लो एक्सचेंज है, बीटा इंटरमीडिएट है, सी कोलियसिस है, डी फास्ट एक्सचेंज है। ये सारी जो है वो आपके डायनेमिक को इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो प्रोटीन है ये आपका एक अमीनो एसिड जो है वो किस तरह से आगे चेंज अपने आप को कर लेता है, क्यों करता है, उसकी एनर्जी की वजह से। जहाँ पर उसको मिनिमम एनर्जी मिलती है वहाँ पे वो जो है वो अपने आप को चेंज करके अपना स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कर लेता है। अब इसका जो है वो आपके डायनामिक NMR उन्होंने दूसरे में दिखाया वो वही आपके एनर्जी शिफ्ट्स की बेस के ऊपर है कि -65 पे +10 पे +37 डिग्री और -10 डिग्री सी पे, जहाँ पर आगे मेथनॉल के लिए उन्होंने जो किया हुआ है जिस जगह पे उसकी एनर्जीज जो है वो मिनिमम होगी वहाँ पर आपका मेथनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन इसको चेकआउट करने के लिए कि आपकी एनर्जी जो है वो मेथनॉल किस जगह पे सबसे ज़्यादा स्टेबल या बेहतर स्ट्रक्चर शो कर रहा है, उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो यूज़ किए जाते हैं।
सॉलिड स्टेट एनएमआर जो है वो आपकी शेप को फाइंड आउट करने के लिए और उनको रिफ्लेक्ट करता है पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को। उसके बाद उसके केमिकल शिफ्ट के यहाँ पे देखो आप, शेप रिफ्लेक्ट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। Chemical shift depends on orientation of molecule with respect to external field. अब chemical shift किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर, कि आपके मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन क्या है। टिपिकल सॉलिड स्टेट एनएमआर पाउडर स्पेक्ट्रम अपीयरेंस, पाउडर की ये स्पेक्ट्रम अपीयरेंस है कि वो पाउडर को किस तरह से वो आपकी एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसके बाद मैजिक एंगल स्पिनिंग है। एंगल स्पिनिंग भी आप लोगों को बताई गई थी कि क्या है कि आपके जो साइड चेन्स होते हैं वो स्पिन कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रोटीन्स। अब यहाँ पर उन्होंने दिखाई है फॉर फास्ट स्पिनिंग एनाइसोट्रोपिक इंटरेक्शंस आर स्केल्ड बाय, अब आपके जो स्पिनिंग आती है उसको स्केल क्या किया जाता है एनाइसोट्रोपिक इंटरेक्शंस को 3 cos square b minus 1 by 2 which is 0 for beta is equal to 54.7। अगर बीटा 0 है तो 54.7 इसका जो है वो मैजिक स्पिन शो किया है। स्पिनिंग साइड बैंड्स अपीयर एट स्लोअर स्पीड्स, जितनी भी साइड बैंड्स की स्पिनिंग है वो आपकी लोअर स्पीड्स के ऊपर शो होती हैं। अब आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके डिकपलिंग जो है वो यूज़ की जाती है आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनके स्पिन को चेक करने के लिए, ताकि आपके पास बेहतर रिजल्ट्स या आपको रेजोल्यूशन अच्छी मिल सके। अब आपके पास क्या है कि सबसे आपके यहाँ पर उन्होंने मॉलिक्यूल शो किया हुआ है जो कि विदाउट डिकपलिंग एंड विद हाइड्रोजन वन कपलिंग, डिकपलिंग उसको उन्होंने उसके स्पिन्स को रिकॉर्ड किया। यहाँ पर वो स्टैटिक है ये वाला, विदाउट कपलिंग में ये वाला स्टैटिक है। उसके बाद विद H1 डिकपलिंग में ये जो स्टैटिक है उसकी जो है वो किस तरह की आ रही है। अब उसके बाद उसके ऊपर स्पिनिंग इफेक्ट शो किया गया है 5 किलो हर्ट्ज में। जैसे 5 किलो हर्ट्ज की स्पिनिंग उसे अलाउ की जाती है तो आप देख सकते हो विदाउट डिकपलिंग और फिर विद डिकपलिंग जो है H1 डिकपलिंग वो किस तरह से अपना ग्राफ जो है वो इंडिकेट करता है। स्पिनिंग जो है वो आपको पता है आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर या आपके जो उसके ऊपर आने वाली फील्ड है उसकी बेस के ऊपर फर्क हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इनऑर्गेनिक एनएमआर भी यूज़ की जाती है इन केस ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज वी ऑल नो कि आपके पास सारे ऑर्गेनिक एटम्स नहीं होते, उसके अंदर इनऑर्गेनिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल P13 स्पेक्ट्रम है वो आपके 915 है, ये आपके सारे जो हैं इनऑर्गेनिक एनएमआर्स हैं। अब इसके अंदर BF2H NH2 लेबल्ड विद N15, ठीक है। यहाँ पर आपके 500 हर्ट्ज पे जो है वो आपके इनऑर्गेनिक एनएमआर को शो किया गया। अब ये इसके अंदर जो है वो 90 लाइंस जो है वो 2 into 3 into 3 into 5 जो है वो 90 लाइंस जो है वो इसके अंदर इंडिकेट हुई है। किस तरह से हुई है कि आपके P31 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ PF2H15 NH2 इट इज अ डबल JPH, यहाँ पर आपके जे कपलिंग जो है वो डबल है ऑफ ट्रिपलेट्स JPF ऑफ ट्रिपलेट्स JPN ऑफ क्वांटेंस JPH, ठीक है। ये इसकी वजह से आपकी जो है क्या है कि JPH के डबल लाइंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं JPF के और फिर ट्रिपलेट्स हैं JPN के और फिर क्वांटेंट है JPH के PF, P8, PN, ठीक है, इन सारों के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इन सब की वजह से यहाँ पर F के 2 हैं, उसके बाद H जो है 5H है, उसके अलावा N जो है वो 2 है। इसकी वजह से इनकी जो है वो कपलिंग्स जो है ये इस मॉलिक्यूल के आपस में उनकी वजह से कपलिंग्स कर करके उन्होंने आपको लाइंस शो की हैं और वो लाइंस जो है वो इंडिकेट करती हैं हर एक की कपलिंग को। कपलिंग विद एज, लार्जेस्ट कपलिंग इज डबलेट, देन वी सी ट्रिपलेट विद लार्ज कपलिंग विद फ्लोराइड, फ्लोरीन के साथ उसकी जो है वो ट्रिपलेट कपलिंग है विद फर्दर कपलिंग टू 2 एंड प्रोड्यूस ट्रिपलेट्स फर्दर कपल टू 4 प्रोटॉन्स क्वांटेन। इसी तरह यही सारा कुछ जो है वो आपके उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कपलिंग्स जो है वो और तरह से यूज़ की जाएंगी, ज़ाहिर है वो ऑर्गेनिक है इसलिए।
अब यहाँ पर कैफीन, ग्लाइकोल और उसकी D2O की डिफ्यूजन ऑर्डर्स शो किए गए हैं कि डिफ्यूजन कैसे आप लोगों को जो है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि NMR डिफ्यूजन उसको भी चेक करती है, तो ये आपके उसको मिक्सचर को उन्होंने दिया है और उसकी मिक्सचर ऑफ कैफीन, ग्लाइकोल और D2O को यूज़ किया है और उसको जब रन किया है तो उसकी वजह से क्या है कि आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफ्यूजन पैटर्न्स जो हैं ये आपकी डिफ्यूजन वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। कैफीन -9.2 पर है, आपका ग्लाइकोल जो है वो -9 से थोड़ा सा नीचे है, 9 ये कैफीन 9.2 से थोड़ा सा नीचे है और D2O जो है वो -8.7 से थोड़ा सा नीचे अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह ये अब नेक्स्ट उन्होंने डिफ्यूजन की दी है, इसको आप रहने दो। फिर उसके बाद ये है NMR स्पेक्ट्रोमीटर आता है। ये आपके क्या है कि ये नाइट्रोजन पोर्ट्स हैं उसके अंदर और उसके अलावा नाइट्रोजन टावर है, फिर ये मेटल प्लग है और इसके अंदर ये जो है ये आपका सैंपल इंसर्ट यहाँ पर किया जाता है और ये फिर वैक्यूम चैम्बर में से जब गुजरता है और नीचे मैग्नेट है, वहाँ से आपके जो है वो प्रोब जो है यहाँ से नीचे मैग्नेट से नीचे जो है वो प्रोब्स जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके ये जो सैंपल यहाँ पर रन होगा इसके अंदर जो ये मेटल प्लग की वजह से और जो ये मैग्नेट्स की वजह से आपके वो जो स्पेशल जो है फील्ड उसके अंदर आएगी और वो फील्ड जो है वो आपके उसको इंडिकेट करवाएगी और उसको हेल्प आउट करवाएगी यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर्स की डिटर्मिनेशन के लिए। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे ये जो ये सैंपल वॉल्यूम वाला सैंपल वॉल्यूम वाला उसने मजीद आपको ओपन करके चेक इनके उसको क्लोज उसका दिखाया है। उसके अंदर यहाँ पे आप देखो सैंपल वॉल्यूम सबसे पहले और ये उसके नीचे कॉइल्स हैं और फिर साथ में उसके प्रोब मौजूद है फॉर स्ट्रक्चर फाइंडिंग। ये आपका जो प्रोब यहाँ से नीचे से इंसर्ट हो रहा है बेसिकली वो सैंपल कंटेनर के साथ ही जाके आगे मिल जाएगा। अब आगे कॉमन प्रोब्स उसने बताए हुए दैट इज BBI ब्रॉड बैंड इन्वर्स डिटेक्शन, जिसके अंदर ये उसकी आगे ये बताई हुई है, ये आप रहने दो। BBO है ब्रॉड और बैंड ऑब्जर्व जो है इसके अंदर। इसके अलावा TXI ट्रिपल रेजोनेंस है, माइक्रोकॉयल है, क्रायोप्रोब्स हैं, उसके अलावा CPMAS क्रॉस पोलिमराइजेशन मैजिक एंगल स्पिनिंग। ये आपके जो हैं ये डिफरेंट प्रोब्स हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ग्रेडियंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके यहाँ पर जी ग्रेडियंट कॉइल यूज़ की जाती है ताकि जो फील्ड आ रही है उसकी वजह से और जो B1 जो फील्ड आपने अप्लाई करनी है B0 और NMR सैंपल के ऊपर जो ग्रेडियंट कॉइल है उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो है वो स्पिनिंग को फाइंड आउट करने के लिए या उसके मैग्नेटाइज्ड जो मटेरियल होगा उसकी स्पिनिंग फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है अगेंस्ट जी ग्रेडियंट। अब इसके अंदर इसका जो फ़ायदा क्या होगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस एक्सपेरिमेंट टाइम बाय रिमूविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल स्कैन्स फॉर फेज साइक्लिंग इन 2D एक्सपेरिमेंट। मल्टीपल स्कैन्स का जो है उसको रिमूव करती है बिकॉज ये इसी में ही जी ग्रेडियंट डेवलप कर देती है। सेलेक्टिवली रिमूव्स अनवांटेड सिग्नल बाय कोहेरेंस सिलेक्शन और थ्रू पर्ज gradient yielding excellent solvent suppression, reduced artifacts and cleaner spectra. उसके अलावा improved dynamic range as the receiver gain can be optimized on the desired magnetization। अब इसके डायनामिक जो है आपके मॉलिक्यूल की मोशन जो है उसके इंटरमॉलिक्यूलर मोशन जो है उसको ये बेहतर तौर पर उसकी रेंज को ले सकती है। अलाउज फॉर डिफ्यूजन मेजरमेंट्स और ये इजी टू यूज़ है। इसको आप रहने दें, ये आगे एक्सरसाइजेज हैं ये आप छोड़ दो। आज के लिए इतना ही।